तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, आईएएस ले लीजिए, केस ले लीजिए, हर एक एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री आती ही आती है। अगर हम बात करें जेकेएसबी से, उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री आती है। और जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, जैसे कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, एसआई फाइनेंस और इंस्पेक्टर फाइनेंस और बाकी एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का होता ही होता है। तो हमें मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना, उसकी रूट से, मॉडर्न हिस्ट्री को रूट से पढ़ना और 1947 तक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमने कोशिश की है इस वीडियो में आपको रूट से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई जाए 1947 तक। तो हमने इस वीडियो में जो कंटेंट लिया है वो लिया है स्पेक्ट्रम से मॉडर्न हिस्ट्री के, और बाकी बुक्स और अदर रिसोर्सेज से हमने एक आसान कंटेंट बनाया हुआ है जिससे आपको समझ आ जाएगी। और जैसे कि आपको पता है, एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, जेकेपी एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे मॉडर्न हिस्ट्री से, वैसे ही हमने कंटेंट बनाया हुआ है ताकि आपको वैसे ही क्वेश्चन आए और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका टॉपिक। मैंने जैसे आपको बताया, हमें मॉडर्न हिस्ट्री को रूट से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेनिट्रेशन ऑफ यूरोपियन से लेकर बैटल ऑफ प्लेसी, बैटल ऑफ बॉक्सर, वो सारी हमने इसमें डिस्कस की हुई हैं बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। शुरू करते हैं पेनिट्रेशन ऑफ यूरोपियंस। तो मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करना है बिल्कुल रूट से। तो इसको पढ़ने से पहले हम मैप पे देख लेते हैं, ये जो सबसे पहले कौन यूरोपियंस इंडिया में आए थे, उन्होंने एक सोचा। तो ये रहा मैप वर्ल्ड का। तो देखते हैं सबसे पहले, जैसे कि आपको मैप में दिख रहा होगा, ये रहा इंडिया और ये रहा यूरोप। तो यूरोपियन जो पहले थे जिन्होंने इंडिया पे आने का सोचा, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेज थे। तो देखते हैं सबसे पहले कौन लोग थे। वो थे स्पेन वाले लोग, जिन्होंने सोचा, मैं आपको बोल रहा हूँ, जिन्होंने सोचा कि हम जो हैं इंडिया जाएंगे, हमने सुना हुआ है वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो स्पेन ने सोचा। तो जैसे ही स्पेन, क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी शिप लेके निकलते हैं इंडिया की तरफ, तभी वो भटक जाते हैं रास्ता और एक आइलैंड की तरफ पहुँचते हैं। कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसी तरीके से क्रिस्टोफर कोलंबस क्या डिस्कवर कर लेते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स। आना था उन्हें इंडिया, लेकिन कहाँ चले गए? पीछे अमेरिका। इसी तरीके से वो नहीं आ पाए। उसके बाद जो अगले इंसान थे वो थे स्पेन के साथ ही है पोर्तुगल। पुर्तगालियों ने सबसे पहले स्पेन के साथ एक ट्रीटी की। उन्होंने बोला, आप जो हो स्पेन वाले लोग, आप नॉर्थ अटलांटिक वाला हिस्सा ले लो, और जो हम पुर्तगाली हैं वो कहाँ चले जाएंगे? ये साउथ अटलांटिक ओशन वाला हिस्सा ले लेंगे, यानी कि इंडिया वगैरह। यहाँ पर हम बिज़नेस ट्रेड किया करेंगे। तो इनके बीच में ट्रीटी जो सक्सेसफुल होती है, पुर्तगाल, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, मैंने लिखा हुआ है सारा, पुर्तगाली और स्पेन। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा, स्पेन ने आने की कोशिश की लेकिन वो यहाँ चले गया क्रिस्टोफर कोलंबस। उसके बाद अगला जो था वो पुर्तगाल। पुर्तगालियों का एक ट्रेडर था जिसका नाम था वास्को ड गामा। वो शिप में आते हैं यहाँ से, और इंडिया में पहुँचते हैं कैलीकट केरला में, और वहाँ पर अपना ट्रेड करना शुरू करते हैं। तो इसके बाद हमने स्पेन के बाद पुर्तगाली पढ़े, वो भी पढ़ेंगे आगे। मैं आपको मैप पे बता रहा हूँ। पुर्तगालियों के बाद नीदरलैंड वाले लोग आ गए, जो यहाँ पर, जो नीदरलैंड वाले लोग थे, जो यहाँ पर आए, यहाँ से आए नीदरलैंड वाले लोग, और उन्होंने भी इंडिया पे आकर बिज़नेस किया। नीदरलैंड के बाद जो हमारे मेन विलन जो इंडिया के थे, जिन्होंने इंडिया पे आकर इंडिया को लूट लिया, वो थे इंग्लैंड। ये रहा इंग्लैंड। इंग्लैंड भी यहाँ से आया और उसने कहाँ पर? इंडिया में आकर बिज़नेस किया और इंडिया पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया 1947 तक, जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इंग्लैंड के बाद फ्रेंच भी आए और बाकी भी लोग आए, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये था मैप। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पेन, स्पेन के बाद पुर्तगाल। तो चलिए पीछे कंटेंट की तरफ चलते हैं। ये मैप था। तो अगर सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको मैप पर पीछे बता दिया, तो पहले कौन लोग थे? वो थे स्पेन। जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस आ रहे थे इंडिया की तरफ, लेकिन उन्हें अमेरिका को डिस्कवर कर लिया 1492 में। उसके बाद अगले जो थे पोर्तुगल। जैसे मैंने आपको बताया, पोर्तुगल और स्पेन के बीच में एक ट्रीटी होती है जिसे टॉर्डेस सिलस कहा जाता है, जिसमें कहा जाता है नॉर्थ अटलांटिक लेगा ये स्पेन, और साउथ लेगा हमारा पोर्तुगल लेगा। तो पोर्तुगल के जो ट्रेडर थे जिसका नाम था वास्को ड गामा, वो कैलीकट आते हैं 1498 में और 60% प्रॉफिट करके यहाँ से ले जाते हैं।
तो जैसे ही वो पोर्तुगल जाते हैं, वास्को ड गामा किंग ऑफ पोर्तुगल बड़ा खुश होता है और वो अपना एक गवर्नर वहाँ पर बिठा देता है। कहाँ पर? इंडिया में, जिसका नाम था फ्रांसिस डी अल्मेडा। ऑब्जेक्टिव आ सकता है, पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? फ्रांसिस डी अल्मेडा थे। तो जो फ्रांसिस डी अल्मेडा, उनकी एक ख्वाहिश थी कि मैं एक ब्लू वाटर पॉलिसी बनाना चाहता हूँ, जिससे क्या है, मैं पूरे इंडियन ओशन पे कंट्रोल करूँगा। फ्रांसिस डी अल्मेडा का सपना था, लेकिन ये सपना फेल हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नर जो थे वो थे एल फ्रांसिस्को डी अल्बुक्यूर्क। तो इन्होंने क्या किया, गोवा को कैप्चर किया था एक रूलर से, बीजापुर रूलर जो थे उनसे कैप्चर किया था गोवा को। तो अभी तक हमने देखा 2 यूरोपियन जो थे उन्होंने इंडिया में आने की कोशिश की थी और पुर्तगाली सक्सेसफुली आ गए थे, स्पेन चले गए थे। आगे चलते हैं, अगले कौन से यूरोपियंस थे? तो वो थे डच। जैसे कि मैंने आपको बताया 1595 में डचेस, जिन्हें नीदरलैंड कहा जाता है, वो पुलिकट मतलब तमिलनाडु में आ जाते हैं और क्या करते हैं, वो पुर्तगालियों से स्टार्टिंग में लड़ाई शुरू कर लेते हैं, जिनका नाम था कॉर्नेल्स डी हंटमैन। लेकिन क्या होता है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है जिससे पुर्तगालीज़ इनको भी, पुर्तगालीज़ बहुत चालाक थे, पुर्तगालीज़ इनको साउथ ईस्ट एशिया नीचे भेज देते हैं इंडिया से और ख़ुद इंडिया पे रूल करने लगते हैं, मतलब बिज़नेस करने लगते हैं। तो इस तरीके से डच भी नीचे चले गए, अभी पुर्तगालीज़ ही इंडिया पे थे। उसके बाद जो हमारा मेन विलन है, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, इनकी भी नज़र इंडिया के ख़जाने में पड़ जाती है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, यही हमारा मेन टॉपिक रहेगा आगे। कैसे इन्होंने क्या किया, एज ए बिज़नेस करने आए थे इंडिया में और आस्ता आस्ता कब्ज़ा ही कर लिया पूरे इंडिया पर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक रॉयल चार्टर लेते हैं, किससे? क्वीन एलिज़ाबेथ से। 1600 में क्वीन एलिज़ाबेथ इन्हें इजाज़त देती कि आप जाओ इंडिया में जाकर बिज़नेस करो, 1600 में। उसके बाद जो होता है 1608 से लेकर 1609 तक ये यहाँ के लोकल राजा जो थे, मुग़ल राजा जहांगीर, उनसे फरमान लेते हैं और क्या करते हैं, कंपनी जो थी अपनी जो पहली फैक्ट्री जो थी, अपना बिज़नेस जो थे वो सूरत से स्टार्ट करना चाहते थे। लेकिन सूरत में पहले ही मैंने आपको पीछे स्टोरी बताई, वहाँ पर पुर्तगालीज़ रूल कर रहे थे, तो आसान नहीं था। तो उन्होंने स्टार्टिंग कहाँ किया? मछलीपट्टनम में, तमिलनाडु में मछलीपट्टनम में उन्होंने स्टार्टिंग किया। उसके बाद जो था आगे देखते हैं हम। तो क्या करते हैं, अंग्रेज़ों ने बोला हमें पुर्तगालीज़ को यहाँ से बाहर निकालना ज़रूरी है। तो 1612 में कैप्टन बेस्ट कंपनी के, उन्होंने पुर्तगालीज़ के साथ लड़ाई की और पहली फैक्ट्री कब एस्टेब्लिश की? सूरत में 1613 में। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री सूरत में कब डाली थी? 1613 में। और आपको पूछा जाएगा पहला ट्रेडिंग पोस्ट कहाँ पे था ईस्ट इंडिया कंपनी का? तो आप बोलिएगा मछलीपट्टनम में। और पहली फैक्ट्री सूरत में कब खोली? 1613 में। उसके बाद अंग्रेज़ और आगे बढ़ते हैं, 1615 में रॉयल फरमान को रिन्यू कराते हैं सर थॉमस रॉय। इस तरीके से 1623 में डेक्कन में अपनी फैक्ट्री खोलते हैं और एक गोल्डन फरमान लेते हैं गोलकोंडा रूलर से। गोल्डन फरमान का मतलब था अब ये कम टैक्स देंगे बिज़नेस करने के लिए इंडिया में। उसके बाद 1668 में क्या करते हैं, वो बॉम्बे को भी कब्ज़ा कर लेते हैं। बॉम्बे को कैसे कब्ज़ा कर लेते हैं? पुर्तगाल की रानी की शादी होती है इंग्लैंड के राजा से और डोरी में उन्हें बॉम्बे दिया जाता है। किनको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो आगे चलते हैं, अंग्रेज़ों की डेवलपमेंट और देखेंगे हम ईस्ट इंडिया कंपनी की। उससे पहले देख लेते हैं, फ्रांस भी यहाँ पर 1664 में पुडुचेरी में आए थे और 1616 में डेनिश भी आ गए थे। कहाँ पर? ट्रैंक्विबर में, तमिलनाडु में आ गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। औरंगज़ेब के टाइम में कंपनी को ज़मींदारी राइट्स मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव आ सकता है 1702 में उन्होंने एक फोर्ट कंस्ट्रक्ट किया था। कहाँ पर? कलकत्ता में, 1702 में। ठीक है, इसका मतलब वो वेस्ट बंगाल में भी पहुंच गए थे। उनको वेस्ट बंगाल से इंडिया में बिज़नेस करना इजी लग रहा था, तो यहाँ पर स्टार्टिंग की आप बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखोगे। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की। आगे चलते हैं हम। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी जो बंगाल से इंडिया पे बिज़नेस कर रही थी, तो देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस नवाब के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, जिसमें बैटल ऑफ प्लेसी और बैटल ऑफ बॉक्सर भी आती है। तो देखते हैं शुरुआत कैसे हुई बंगाल में। जैसे कि आपको पता है, औरंगज़ेब के मरने के बाद जो भी मुग़ल रूलर आ रहा था 1707 में, वो कमज़ोर था। उसमें से एक कमज़ोर रूलर थे फ़र्रुखशियार, जिन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों को फरमान दे दिया कि भाई आप क्या करो, आप ड्यूटी फ्री ट्रेड करो। कहाँ पर? बंगाल में, 1717 में। ठीक है, लेकिन
बंगाल में औरंगज़ेब मुग़लों के मरने के बाद, मुग़लों को कमज़ोर होने के बाद बंगाल में नवाब उठने लगे, अपने आप को इंडिपेंडेंट करने लगे। उनमें से नवाब जो थे वो थे मुर्शिद कुली ख़ान। मुर्शिद कुली ख़ान के बाद अलवर्दी ख़ान 1740 में आ गए। उनको ये कंपनी की ट्रेडिंग पॉलिसी बिल्कुल पसंद नहीं थी कि यार ये हमें यहाँ से बड़ा ले रहे हैं और हमें कम पैसे दे रहे हैं। उनमें से एक नवाब जो थे तीसरे नंबर पे सिराजुल दौला, जो 1756 में आए, इन्होंने भाई बड़ी टक्कर दी किनको, अंग्रेज़ों को। इन्होंने एक फोर्ट ही सीज़ कर लिया, मैंने जैसे बताया था कलकत्ता में जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, और 146 अंग्रेज़ी मर्चेंट्स को कैप्चर किया जाता है, जिसमें से 123 मर्चेंट जो होते हैं सफोकेशन की वजह से मर जाते हैं, और इसी ट्रेजिडी को कहा जाता है ब्लैक होल ट्रेजिडी। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो नवाब के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी किनके अगेंस्ट? नवाब के अगेंस्ट हो गई। अब देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी इस ब्लैक होल ट्रेजिडी का बदला कैसे लेती है, आगे चलिए देखते हैं। तो क्या होता है कि तभी क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो नए नवाब जो आए थे, सिराजुल दौला आए थे, इन्होंने क्या किया था, फोर्ट पे कब्ज़ा किया। अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के मर्चेंट्स को वहाँ पर सफोकेशन हो गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बदला लेगी किन से? नवाब से। तो 1756 बैटल ऑफ प्लेसी यही बदले की शेप में होती है, जो 23 जून 1956 कलकत्ता में हुई थी। एक साइड से था सिराजुल दौला और उसके फ्रेंच सपोर्टर्स, और दूसरी साइड से थे कंपनी रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इन्होंने ही ब्रिटिश एम्पायर को रियल में फाउंड किया था इंडिया में। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करा था वो ट्रेटर जो था मीर जाफ़र था। मीर जाफ़र जो था वो सिराजुद्दौला के साथ था, लेकिन एंड पर अंग्रेज़ मीर जाफ़र को पैसे देते हैं और वादा करते हैं भाई तुझे हम गद्दी दे देंगे, भाई बंगाल की नवाब बना देंगे। तो मीर जाफ़र ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करा था। तो मैंने आपको बता दिया बैटल ऑफ प्लेसी में दो हिस्से लड़ रहे थे, एक सिराजुद्दौला और फ्रेंच सपोर्टर, और ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर जाफ़र। इन दोनों के बीच में ख़तरनाक लड़ाई होती है। एक साइड से 1000 ब्रिटिश सोल्जर्स और 2000 स्पाइस, जिसमें से सिराज जो है वो हार जाता है और रॉबर्ट क्लाइव जो है वो जीत जाते हैं। मीर जाफ़र को जैसे वादा किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसको नया नवाब बनाया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव जाते जाते क्या कहता है, अपना एक एजेंट बंगाल में बिठा देता है जिसे विलियम हॉकिंस कहा जाता है। विलियम हॉकिंस को बिठाता है जिसे रेजिडेंसी सिस्टम कहा जाता था। मैंने आपको बता दिया बैटल ऑफ प्लेसी में अंग्रेज़ जीत जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और सिराजुद्दौला बुरी तरीके से हार जाता है। लेकिन जैसे ही मीर जाफ़र को बिठाया जाता है गद्दी पे, उसको बिल्कुल एक बैलेंस करना नहीं आ रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो कंपनी इसको हटाकर नया नवाब बनाती है एक बंदे को, जिसको बोलते हैं नवाब मीर कासिम को नया नवाब 1760 में बनाया जाता। तो ये था बैटल ऑफ प्लेसी, जो कि सिराजुद्दौला हार जाते हैं। आगे चलते हैं बैटल ऑफ बॉक्सर की तरफ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया नया नवाब कौन बन गया था, वो मीर कासिम बन गया था। अब देखते हैं, जैसे कि फ्रेंच जो थे वो बार बार उंगली कर रहे थे किनको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच को भी हरा दिया बैटल ऑफ वैंडवाज जो 1760 में हुई थी। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आ सकता है जिसमें फ्रांस को वो हरा देते हैं। अब कोई कंपटीटर उनके सामने नहीं था। तो अगली बैटल जो थी, जैसे कि क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, नया नवाब मीर कासिम को बनाया जाता है। मीर कासिम फुल फ्रीडम नहीं दे रहा था अंग्रेज़ों को। अंग्रेज़ों ने बोला यार हमने इनको नवाब बनाया और हमें ही नहीं दे रहा है, इसको भी हटाना पड़ेगा। तो क्या होता है, अगली बैटल होती है 22 अक्टूबर 1764 को बिटवीन मीर कासिम और इंग्लिश जनरल। देखते हैं कौन थे वो। 1764 में बैटल ऑफ बॉक्सर। ये बॉक्सर कहाँ पर है? ये बिहार की टेरिटरी थी। आगे चलते हैं। होता क्या है, एक साइड से जॉइंट आर्मी थी। मीर कासिम हेल्प लेते हैं किसकी? मुगल एम्परर उस टाइम शाह आलम सेकंड थे, और सिराजुद्दौला नवाब ऑफ अवध इनकी हेल्प लेते हैं, जो 40,000 इनकी आर्मी थी, जॉइंट आर्मी। और दूसरी साइड से था ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल जिन्हें हेक्टर मुनरो कहा जाता है, और उनकी 10,000 आर्मी थी और इनके पास लेटेस्ट वेपन्स थे। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है अंडर हेक्टर मुनरो जीत जाती है। और ये जो मीर कासिम, शाह आलम और सिराजुद्दौला बुरी तरीके से हारते हैं। 52 लाख कंपनसेशन देनी पड़ती है मुग़लों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और इसी तरीके से अवध के राजा को 50 लाख देने पड़ते हैं किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि तुमने भाई क्यों बैटल ऑफ बॉक्सर में भाई हमारे खिलाफ लड़े, आप दे दो पैसे अब। तो बैटल ऑफ बॉक्सर भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है अंडर हेक्टर मुनरो। आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया रॉबर्ट क्लाइव जो थे बैटल ऑफ प्लेसी में उनका बहुत ज़्यादा रोल रहा था। इनको फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इंडिया भी कहा जाता है।
जो रॉबर्ट क्लाइव जो थे आस्ता आस्ता क्या करने लगे, प्राइवेट रेड्स करने लगे, मतलब करप्शन करने लगे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको अरेस्ट कर लिया रॉबर्ट क्लाइव को, और इसको बोला भाई अपनी इनोसेंस प्रूव कर। लेकिन ये जो रॉबर्ट क्लाइव थे अपनी इनोसेंस प्रूव नहीं कर पाए और इन्होंने सुसाइड कर लिया 1774 में। तो ये था भाई बैटल ऑफ प्लेसी और बैटल ऑफ बॉक्सर। आपको बिल्कुल डेट्स याद रखनी है। बैटल ऑफ बॉक्सर 1764 में हुई थी और बैटल ऑफ प्लेसी कब हुई थी, 1756 में, और बैटल ऑफ बैंड वॉर 1760 में हुई थी। तो ये था पहला पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री का। हमने बिल्कुल रूट से शुरू किया, अब आस्ता आस्ता आगे जाएंगे कि बैटल ऑफ बॉक्सर के बाद हुआ क्या, वो भी हम आगे चलेंगे। तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए पीछे वीडियोस की, और अगर इस वीडियोस की प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।